विहान जब अपने घर से निकल रहा था, उसके दिल में एक अजीब सी ऐंठन थी। पता नहीं जब माँ को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगी। चलते चलते वह कब गलियों से होते हुए रास्ते पर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। अबे मरना चाहता है क्या? एक ऑटो की जोर से ब्रेक लगने की आवाज आती है और विहान का ध्यान टूटता है। अरे नहीं नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हो, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, कहते हुए वह अपने दांत दिखाने लगता है। अरे भाई, अगर जीना है तो जिंदगी का ख्याल तो रखो, ऑटो वाला उसके दांत दिखाने से चिढ़ते हुए बोलता है। विहान ऑटो वाला से पूछता है, अंकल क्या आप स्टेशन रोड जा रहे हो? नहीं, मुझे कहीं और जाना है। क्या अंकल, चलो ना, मुझे स्टेशन जाना है, जल्दी मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे भाई, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता हूं, पर अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं और कोई भी सवारी स्टेशन के लिए नहीं मिलेगी। विहान बोलता है, पैसों की बात छोड़ो अंकल, आपका जितना होगा मैं सब दे दूंगा। उसके बाद ऑटो वाला जल्दी से ऑटो चालू कर स्टेशन रोड के लिए निकल जाता है। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ा होगा कि इतने में किसी लड़की की आवाज पीछे से आती है। ऑटो वाला नहीं रुकता है, पर तभी विहान ऑटो से बाहर देखता है कि एक 20-21 साल की लड़की ऑटो के पीछे दौड़ते हुए आवाज लगा रही थी। ये देखकर विहान ऑटो वाले को रुकने को बोलता है। ऑटो वाला भी ऑटो रोक देता है। उसके बाद वो लड़की आकर ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो वाला थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, अरे मैडम, आपको कहां जाना है? ये ऑटो स्टेशन रोड ही जाएगी, केवल पहले ही बोल दे रहा हूं। वह लड़की बोलती है, हाँ तो मुझे भी वहीं जाना है और थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। विहान, जो कि उस लड़की पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, वहीं वो ऑटो वाला बार बार उस लड़की को पीछे मुड़ कर देख रहा था। वो उससे पूछता है, आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है मैडम? लड़की बोलती है, कर्नाटक एक्सप्रेस। ऑटो वाला बोलता है, उसके आने से पहले तो हम लोग पहुंच जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लड़की कब से विहान को देख रही थी। वो सोचती है, कपड़े तो एकदम फटीचर जैसे पहने हुआ है, लेकिन हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहना है, कहीं ये कोई चोर तो नहीं है। विहान की नजर अनजाने में उस लड़की पर पड़ती है तो वो घबरा जाती है और विहान से पूछती है, वो मैं ये घड़ी देख रही थी, काफी महंगी लगती है। हाँ बहुत महंगी है, विहान बोलता है। वह लड़की बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? विहान उसे अपना पूरा नाम नहीं बताता है, क्योंकि उसने अपना रिश्ता अब अपने परिवार से तोड़ लिया था, इसलिए वो उन लोगों का नाम इस्तेमाल नहीं करने वाला था। वह लड़की बोलती है, अच्छा मेरा नाम गायत्री है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर की स्टूडेंट हूं। विहान केवल अपना सर हिला देता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लगभग 2 घंटे बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, अरे भाई उठो, कब से बोल रहा हूं। विहान उठकर देखता है तो ऑटो वाला उसे ही बोल रहा है और वो लड़की ऑटो के बाहर खड़ी है। विहान बोलता है, ठीक है अंकल, आप बताओ आपका कितना हुआ? ऑटो वाला बोलता है, 600 रुपए। विहान अपने जेब को टटोलता है और खुद से ही बोलता है, घर तो छोड़ दिया और गुस्से में पैसे भी वहीं छोड़ आया, अब क्या करूं? फिर वो अपनी बैग को खंगालने लगता है तो उसे सिर्फ 400 रुपए ही मिलते हैं। विहान उन पैसों को ऑटो वाले को देकर बोलता है, बाकी के पैसे आप उस लड़की से ले लेना। और इतना कहने के बाद वो जल्द ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। सामने लिखा था बैंगलोर सिटी जंक्शन। स्टेशन में पहुंचकर वो बैंगलोर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का पता करने लगा। पूछताछ करने से उसे पता चलता है कि रात के 7 बजे एक ट्रेन जो डायरेक्ट नई दिल्ली जाएगी और उसमें ज्यादा लोग भी नहीं होते हैं। इंतजार करते करते शाम हो गई। विहान को भूख लग रही थी और अब उसके पास केवल 200 रुपए ही बचे थे। वो जाकर के स्टेशन के रेस्टोरेंट में ही कुछ खा लेता है। उसके कुछ समय बाद ही उसके ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है। वो जाकर अपनी ट्रेन में बैठ जाता है। आज तो काम चल गया, पर आगे का क्या? मुझे दिल्ली में जाकर सबसे पहले जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना पड़ेगा। बातें सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है। विहान, जो कि अपने लाइफ में पहली बार ट्रेन का सफर कर रहा था और ट्रेन की सीट भी छोटी होने के कारण वो पूरी रात एक करवट पर ही सोता रहा। सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो वह सीधा फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वो अपना चेहरा ट्रेन की मिरर में देखता है तो वो अचानक बहुत चौंक जाता है।
उसके माथे पर भभूत का टीका लगा हुआ था और उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला थी। उसका लुक तो वैसे बहुत ही डैशिंग लग रहा था। विहान खुद से ही बोलता है, ये कौन कर सकता है मेरे साथ। वो बहुत ज्यादा ही सोच रहा था। तभी उसे याद आता है, हाँ, ये जरूर उसी का काम होगा। शाम से ट्रेन में केवल मुझे ही घूर घूर कर देख रहा था। असल में विहान जी भी ट्रेन में आया था तो उसकी सीट के सामने ही एक अघोरी बैठा हुआ था जो उसके ही तरफ देख रहा था। विहान ने उससे एक दो बार बोला भी था, बाबा आपको कुछ चाहिए क्या? पर वो अघोरी कुछ नहीं बोला और केवल उसे घूरता ही रहा। विहान अभी उस अघोरी के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आकर कब से रुकी हुई थी। अब उसका अगले स्टेशन पर जाने का टाइम हो रहा था। जब विहान बाहर देखता है तो ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। विहान जल्दी से अपना बैग लेता है और ट्रेन से बाहर आ जाता है। वह खुद से ही बोलता है, आज अगर ध्यान नहीं दिया होता तो दिल्ली की जगह जालंधर पहुंच गया होता। कौन था वो अघोरी जो विहान को ट्रेन में घूर रहा था? और क्या उसने ही विहान के साथ ये किया है? क्या लगता है आप सभी को क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विहान के रोमांचक सफर में आगे जारी रहेगा। विहान हमेशा से बड़े शहरों में ही रहता आ रहा था और उसने अपना ग्रेजुएशन तो अमेरिका से किया हुआ था। उसे दिल्ली का माहौल बेंगलोर से थोड़ा अलग लगा। बेंगलोर के मुकाबले दिल्ली में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। स्टेशन से बाहर आकर वो सीधा एक चाय की दुकान पर जाता है और वहीं बैठकर चाय पीने लगता है। अपनी चाय पूरी करके वो दुकानदार के पास पैसे देने के लिए जाता है तो उससे पूछता है, अंकल क्या आपके पास कोई काम मिलेगा मुझे? उसकी बात सुनकर चाय वाला उसे एक टक ही देख रहा था। चाय वाले को खुद को ऐसे देखता देख विहान उससे बोलता है, क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुन चाय वाला उससे बोलता है, अरे भाई तुम्हें ऐसे ना तो और कैसे देखूं? क्या लगता है तुम्हें मेरे इस छोटे से दुकान में जहां एक आदमी मुश्किल से रह पाता है, कोई और दूसरा आदमी मैं रख भी सकता हूं काम के लिए? मेरे पास कोई काम वाम नहीं है। कहां कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह धंधे के टाइम। काम चाहिए, चाय वाला खुद में ही बोलता है। उसकी बात सुनकर विहान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके हाथ पर किसी का हाथ फील होता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो दो छोटे छोटे बच्चे उससे बोलते हैं, भैया कुछ पैसे दे दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज दे दो ना भैया। उनकी बात सुनकर विहान पहले तो उन्हें भगाना चाहता था, पर जब उसे याद आता है कि कैसे कल जब उसे बहुत तेज भूख लगी थी, वो बात सोचकर विहान उन्हें 100 रुपए दे देता है। फिर खुद से ही बोलता है, चल विहान, अब तो तेरे पास और कुछ नहीं बचा। जो आखिरी के 100 रुपए बचे थे वो सब इन बच्चों को दे दिया। अब जल्दी से कोई काम ढूंढ ले, नहीं तो ऐसे ही कल से तुझे भी पैसे मांगने पड़ेंगे। वो सोचता है कि कैसे वह लोगों से पैसे मांग रहा है और लोग बोलकर भगा दे रहे हैं। इतना हट्टा कट्टा दिखता है फिर भी भीख मांग रहा है। शरीर देखा है, अपना पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अरे भाई पैसे चाहिए तो कुछ काम करो, इसके जैसे ही लोग मानवता को खत्म कर रहे हैं। ये सब सोचकर ही वो अपना सर झटक देता है और खुद से ही बोलता है, नहीं नहीं, भले ही मैं बर्तन मांजने का काम करूंगा, पर ये पैसे मांगना मुझसे नहीं हो पाएगा। आई विल नेवर डू दैट। दोपहर के समय चिलचिलाती और कड़क धूप में विहान एक गार्डन में बैठा हुआ था। वह जिस भी शॉप पर जाकर काम मांगने की कोशिश करता, पहले तो सभी उसे घूर कर ही देखते, फिर उससे बोलते थे, सुबह सुबह हम ही मिले हैं क्या, और उसे अपने दुकान पर से भगा दे रहे थे। उन सब की बातें सुनकर विहान बहुत ही ज्यादा खींच गया था, इसीलिए वह अभी एक गार्डन में आकर बैठा हुआ था और थोड़ा आराम कर रहा था। सुबह की भाग दौड़ से वह काफी थक गया था और वहीं गार्डन में थोड़ी देर के लिए सो जाता है। 10 घंटे बाद विहान का पेट बहुत जोर से आवाज कर रहा था और उसे बहुत ही तेज भूख लगी थी। वह गार्डन से बाहर आया तो अपनी घड़ी में टाइम देखकर बोला, मुझे सोए हुए 10 घंटे से भी ज्यादा हो गए। वह चौंक जाता है, तभी उसके पेट से फिर से आवाज आती है तो वो बोलता है, एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं है और रात भी हो गई है, ऊपर से मेरा ये पेट बार बार आवाज लगा रहा है वो अलग। तभी किसी लड़की की जोर से चीखने की आवाज आती है। विहान अपने पीछे देखता है तो
एक लड़की जो कि 16-17 साल की होगी तेजी से भागते हुए उसके तरफ ही आ रही थी और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसके पीछे 3-4 गुंडे भी दौड़ते हुए आ रहे थे। विहान उन्हें देखकर खुद से ही बोलता है, आ गए नमूने, बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया है, लगता है आज इन्हीं की बारी है। विहान जल्दी से जाकर लड़की को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? वह लड़की उससे बोलती है, बाबा बाबा मुझे बचा लो इन लोगों से प्लीज बाबा। लड़की के मुंह से खुद के लिए बाबा शब्द सुनकर विहान खुद से ही बोलता है, अरे एक दिन पूरा उपवास क्या किया, मैं तो सीधा बाबा ही बन गया हूं। मैं कहां से बाबा दिख रहा हूं इसे, जाओ मैं नहीं करता मदद इसकी। लड़की की बातों को अपने दिल पर ना लेते हुए विहान उन गुंडों के पास जाकर बोलता है, अरे भाई रुको, थोड़ा आराम से बात कर लेते हैं, क्या चाहिए तुम लोगों को? उनमें से एक बोलता है, अरे बाबा जाओ जाकर पूजा पाठ करो, तुम कब से लड़कियों के चक्कर में पड़ने लगे। उसकी बात पर उनमें से ही एक और बोलता है, अरे तुझे दिख नहीं रहा है क्या बाबा की अभी उम्र ही कितनी है, अब कभी ना कभी तो उनका भी मन करेगा ही, आखिर कब तक हवन पूजा करते रहेंगे। उसकी बात पर चारों ठाके लगाने लगते हैं। फिर से अपने लिए बाबा सुनकर विहान का तो अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और इन 4 महान आत्माओं ने तो उसे पता नहीं और क्या क्या बोल दिया था। अरे भाई मैं कब से बाबा हो गया हूँ, माना कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है। अच्छा वो छोड़ो, मैं क्या तुम्हारे जैसा हूँ जो मुझे लड़कियों का शौकीन बुला रहे हो? विहान उनसे बोलता है, अभी दिखाता हूँ कि ये बाबा क्या चीज है, और उन गुंडों पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते 2 गुंडे जमीन पर कराह रहे थे। विहान ने उन दोनों के पैर पर वार करके एक एक पैर की हड्डियां तोड़ दी थी। बचे 2 गुंडों ने जब ये देखा तो थोड़ा घबरा गए। तभी उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया। ये देखकर कि एक गुंडा चाकू लेकर सीधा उसके ही पास आ रहा है, विहान ने जल्दी से अपना रुमाल निकाल लिया और उससे ही चाकू का वार डॉच करने लगा। लगभग 7-8 वार के बाद भी जब विहान को कुछ नहीं हुआ तो वह गुंडा और भी गुस्सा हो गया और अपना चाकू लेकर डायरेक्ट विहान पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ा। विहान तो कब से इसी मूव का इंतजार कर रहा था। वह जल्दी से अपना एक कदम पीछे ले लेता है और अपने राइट हैंड से चाकू को पकड़ लेता है। इस अचानक मूव से गुंडा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि विहान तो कब से केवल डॉच ही कर रहा था। गुंडा आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही विहान उसके गर्दन पर चाकू रख देता है और बाकी बचे हुए उसके आदमियों से बोलता है, अगर तुम सबने अब एक भी मूव किया तो मैं इसका यहीं पर काम तमाम कर दूंगा। अपने हाथ ऊपर करो और कोई भी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। क्या विहान उस आदमी को मार देगा? कौन है वो लड़की और क्यों इसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं? क्या लगता है आपको? क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विहान के रोमांचक सफर में आगे जारी रहेगा। देख लड़के, हमसे पंगा लेकर तू ठीक नहीं कर रहा है, मत ले हमसे पंगा, तू अभी जानता नहीं हम लोग किसके आदमी हैं। उसकी बात पर विहान बोलता है, मुझे डराओगे? अभी जितना पीटा है वो काफी नहीं है, लग रहा क्या तुम्हें जो और मांग रहे हो? उन चारों में से एक फिर बोलता है, हमें जानो दो, हम फिर कभी इस लड़की को तंग नहीं करेंगे। विहान उसकी बात सुनकर उन्हें घूरते हुए बोलता है, सिर्फ इसी को नहीं, कभी किसी लड़की को मत छेड़ना। उसकी बात और गुस्से को देखकर सब जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं। फिर विहान उनके हेड से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? उन चारों का हेड बोलता है, चमन, चमन नाम है मेरा। अच्छा चमन, तुम ये बताओ काम किसके लिए करते हो? विहान उनके हेड से पूछता है। वह बोलता है, धीरू भाई। विहान आगे बोलता है, अच्छा अब तुम सब मेरे 3 गिनने से पहले यहां से निकल जाओ। और वह गिनता है 3। इतनी जल्दी 3 सुनकर चारों गुंडों की तो हालत ही खराब हो जाती है। अरे भाई, क्या तुमने ये नहीं बोला था कि तुम 3 तक गिनने वाले हो? तो सीधा 3 क्यों बोल रहे हो? हम गुंडे हैं तो क्या समझा है कि हमें गिनती नहीं आती होगी? अरे भाई, आजकल बिना पढ़ाई किए कोई गुंडा भी नहीं बन सकता है। उनके ख्यालों से अलग विहान फिर से बोलता है। 1 दौड़ 2 में ही वो चारों काफी दूर भाग गए थे। विहान उस लड़की से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की बोलती है, मेरा नाम स्वाति है बाबा। उसके मुंह से फिर से खुद के लिए बाबा शब्द सुनकर विहान बोलता है, अरे यार, तुम मुझे बार बार बाबा क्यों बुला रही हो? क्या मैं तुम्हें कोई 50 साल का बूढ़ा दिखाई देता हूं? स्वाति विहान को और ध्यान से देखती है और बोलती है, नहीं,
लेकिन आपने जो ये माथे पर अजीब सा टीका लगाया हुआ है और तो और गले में ये जो रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, उस हिसाब से तो कोई भी आपको बाबा ही बुलाएगा। उसकी बात सुनकर विहान थोड़ा सोचता है और उससे बोलता है, वैसे मेरा नाम विहान है। स्वाति विहान से बोलती है, थैंक यू सो मच विहान भैया। अच्छा ये बताओ, ये गुंडे तुम्हारे पीछा क्यों कर रहे थे? विहान मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, क्योंकि इस बार उस लड़की ने उसे बाबा नहीं बोला था। स्वाति उसको बताती है, हमारा एक छोटा सा ढाबा है, उसमें केवल मैं और मेरी दादी ही रहते हैं। और वो जो गुंडे थे ना, वो पिछले 1 महीने से हमारे ढाबे में आकर खाना खाते थे और कभी पैसा भी नहीं देते थे। और आज तो हद ही हो गई, पहले तो चारों ने खाना खाया और बाद में काउंटर में से सारे पैसे भी ले लिए। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो ढाबे का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे और बोलने लगे कि आज इन पैसों के साथ तुझे भी लेकर जाएंगे। उनकी बातें और हरकतों को देखकर दादी ने मुझे किचन के रास्ते से भगा दिया और बस वो लोग मेरा पीछा करने लगे। विहान ने जब से ढाबे का नाम सुना था, उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। विहान तो केवल एक बात ही सोच रहा था, ढाबा यानी खाना, मतलब काम। विहान उसे बीच में नहीं रोकता है और उसकी बात पूरी होने पर उससे बोलता है, क्या मैं तुम्हारे ढाबा पे काम कर सकता हूं? देखो, मना मत करना, मुझे काम के बदले रहने और खाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, एक भी पैसा नहीं। उसकी बात सुनकर स्वाति अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगती है और खुद से ही बोलती है, कपड़े तो फटीचर जैसा पहना है, लेकिन घड़ी तो देखने में काफी महंगी लग रही है। देखने में भी ठीक ठाक ही लग रहा है और लड़ाई भी अच्छे से कर लेता है। और काम ढाबे पर करने के लिए बोल रहा है, वो भी बिना पैसों के। स्वाति उससे बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे दादी से पूछना पड़ेगा। जब विहान स्वाति के साथ उसके ढाबे पर आया तो एक बूढ़ी औरत जो कि 1960 साल की लग रही थी, सामान को इधर उधर से एक जगह पर रख रही थी। जब स्वाति ने अपनी दादी को देखा तो द्वार कर उनके गले लग गई और रोने लगी। दादी ने उसको चुप करते हुए बोला, शांत हो जा बच्चा, नहीं रोते, तेरी दादी है ना। फिर भी स्वाति शांत नहीं होती और सिसकी लेने लगती है। कुछ देर बाद वह शांत होती है तो दादी उससे विहान के बारे में पूछती है तो स्वाति उन्हें सब बता देती है। फिर विहान के पास जाकर बोलती है, अच्छा तो तुम्हें काम चाहिए? दादी को भी विहान को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का सच में काम कर भी पाएगा या नहीं। विहान दिखने में 6 फुट, हल्का मस्कुलर बॉडी, नीली और गहरी आंखें, गोरा रंग, देखने में तो कहीं का शहजादा लग रहा था। पर अभी जो उसके माथे पर टीका और गले में रुद्राक्ष की माला थी, उनके कारण वह किसी तेजस्वी पंडित के जैसा लग रहा था। दादी उसके ऊपर सवालों की लाइन लगा देती है, कौन हो, कहां से आए हो, माँ पापा का नाम क्या है, क्या क्या कर सकते हो? इतने सारे सवाल एक साथ सुन विहान एक लंबी सांस लेकर बोलना शुरू करता है, मैं विहान हूं, मुंबई से आया हूं और मैं एक अनाथ हूं। रही बात काम करने की तो आप जो बोलेंगी मैं वो कर लूंगा, बस उसके बदले आप मुझे रहने के लिए जगह और खाना दे देना। विहान ने उन्हें अपनी गलत इंफॉर्मेशन दी थी, क्योंकि अब वह एक नई शुरुआत करना चाहता था। वो अपने अतीत का एक भी अंश अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने अपना पता भी गलत ही बताया था। विहान की बात सुनकर दादी उससे बोलती है, ठीक है, और उसको बगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी दिखाते हुए बोलती है, जाओ जाकर उसमें सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में बता दूंगी। विहान वहां जाकर देखता है तो वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी हालत उतनी भी अच्छी नहीं थी। वह उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर एक छोटी सी चौकी और केवल एक टेबल ही थी। विहान टेबल पर अपना बैग उतार कर रख देता है और आईने में अपना चेहरा देखता है। फिर खुद से बातें करते हुए अपने माथे पर से टिका मिटा देता है और गले से रुद्राक्ष की माला भी निकल देता है और अपने कपड़े चेंज करने के बाद बोलता है, हाँ अब लग रहा हूं ना काम वाला। अगली सुबह विहान 5 बजे ही उठ जाता है और एक्सरसाइज करने लगता है। 2 घंटे बाद जब वह झोपड़ी से बाहर आता है तो देखता है कि दादी ने ढाबा खोल दिया है। वह दादी के पास जाता है और अपने काम के बारे में पूछने लगता है। दादी उसको देख फिर चौंक जाती है और धीरे से मुस्कुरा देती है। फिर उसे सामान की एक लिस्ट और कुछ रुपए देकर मार्केट भेज देती है। मार्केट से क्या लाने भेजा था दादी ने विहान को? विहान क्या अब हमेशा के लिए इसी ढाबा पर रहने वाला था? क्या लगता है आपको क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विहान के रोमांचक सफर में आगे जारी रहेगा। विहान जो कि पहली बार दिल्ली आया था,
और उसने तो अपनी जिंदगी में कभी मार्केट के दर्शन भी नहीं किए थे, जाना तो दूर की बात थी। वह मार्केट के अंदर भीड़ को देखकर चौंक जाता है। वह भी वैसे ही भीड़ में एक दुकान के पास जाता है और दादी ने जो लिस्ट उसे दिया था उसे देख सभी सामान खरीद लेता है। वह एक बात से हैरान था कि दादी ने उसे जितने रुपए दिए थे उतने ही लगे, ना एक ज्यादा और ना एक कम। मार्केट से निकलकर विहान डायरेक्ट ढाबा पर जाता है। दादी को सारे हिसाब देकर वह फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर जब वह बाहर आता है तो देखता है कि स्वाति भी जग गई है। दादी उसको नाश्ता करने के लिए बोलकर किचन के अंदर चली जाती है। शाम को फिर दादी उसको मार्केटिंग के लिए भेजती है। मार्केट से आने के बाद विहान, दादी और स्वाति तीनों एक साथ रात का खाना करते हैं और ढाबा बंद करके सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। ढाबे के बाहर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। दोपहर का समय था। विहान दादी के साथ किचन में था। इन 2 महीनों में दादी और स्वाति के साथ विहान की एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। स्वाति उसे अपना बड़ा भाई मानती थी और दादी भी अब उसे बेटा कहकर ही बुलाती थी। आवाज आते ही विहान बाहर गया तो देखा कि 2 हटे कटे लोग दादी को आवाज लगे रहे थे। जब दादी उन लोगों को देखती है तो जल्दी से जाकर कुछ रुपए लेकर आती है। शायद ये रुपए उन्होंने जमा किए थे। वो रुपए को दोनों आदमियों को दे देती है। उनमें से एक आदमी बोलता है, देख बुढ़िया, तू हमें भिखारी समझ रही है क्या? जब आते हैं तो ये कुछ रुपए लेकर आ जाती है। आज तो ठीक है, पर अगली बार सेठ ने बोला है पूरे के पूरे रुपए चाहिए, और जोर जोर से हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। विहान स्वाति की ओर देखता है तो स्वाति भी समझ जाती है और उससे बोलती है, भैया वो ढाबा के लिए दादी ने कालू सेठ से कुछ रुपए उधार लिए थे। विहान पूछता है, कितने रुपए उधार लिए थे? 70,000 रुपए सुनकर विहान दादी से पूछता है, और उन्हें कितने रुपए वापस करने हैं? दादी बोलती है, आज का देने के बाद और 50,000 उन्हें देना है। अच्छा, और कितने दिन बाद आएंगे वो लोग फिर? विहान पूछता है। 3 महीने बाद, स्वाति ने बोला। हर 3 महीने बाद वो लोग आते हैं। रात का खाना खाने के बाद विहान सोने के लिए उसी झोपड़ी में चला जाता है। रात को सोते वक्त विहान खुद से ही बोलता है, हाँ 50,000, लेकिन अब मेरे लिए ये समुंदर जैसा लगता है, मुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। सोचते सोचते ही विहान सो जाता है। आधी रात में विहान अपने में ही कुछ बोल रहा था और उसके बंद आंखों से आंसू के कुछ बूंदे गिर जाते हैं। आंसू के बूंद किसी मोती के जैसे चमक रहे थे। अगली सुबह 8 बजे रहे थे और अभी तक विहान अपने कमरे, मतलब उस झोपड़ी से बाहर नहीं आया था। दादी स्वाति से बोलती है, जाकर विहान को देख, तो अभी तक क्यों नहीं जागा है? स्वाति जब विहान को जगाने के लिए झोपड़ी के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर कोई नहीं था, पूरी झोपड़ी खाली थी। जब वह वहां से वापस जाने को होती है कि उसका ध्यान टेबल पर जाता है। टेबल के ऊपर एक लेटर और एक वॉच रखी हुई थी। स्वाति लेटर ओपन करती है और उसे पढ़ने लगती है। स्वाति, अपना और दादी का अच्छे से ध्यान रखना। मैं बहुत जल्द ही फिर वापस आऊंगा और ये जो घड़ी है उसे किसी अच्छे सुनार को बेचकर कालू सेठ का बाकी का उधार दे देना, और दादी से बोलना कि मेरी चिंता ना करें। ओके बाय, और सो सॉरी, बिना मिले ही जा रहा हूं, तुम्हारा भैया विहान। स्वाति लेटर पढ़ते पढ़ते ही रोने लगती है। तभी दादी पीछे से आते हुए बोलती है, विहान उठ जा, अब कितनी देर तक सोएगा? पहले तो कभी तू इतनी देर तक नहीं सोता था बेटा, मार्केट से सामान भी लाना है। तभी उन्हें लगता है कि स्वाति रो रही है। स्वाति दादी की आवाज सुनकर दादी के गले लग जाती है। दादी स्वाति के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अरे तुझे क्या हुआ बेटा? विहान ने तुझसे कुछ बोला क्या? रुक, मैं अभी उसे बताती हूँ। स्वाति नामे अपना सर हिलाकर और जोर जोर से रोने लगती है। दादी उसे बहुत मुश्किल से चुप कराकर पूछती है, विहान कहाँ है? स्वाति उन्हें सब बता देती है और वो घड़ी उन्हें दे देती है और बोलती है, दादी ऐसा क्यों है कि सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं? पहले पापा, फिर माँ, और बहुत मुश्किल एक भाई मिला था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन दादी तो उसके बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। उन्होंने तो जब से उस घड़ी को देखा था वह तब से किसी सदमे में चली गई थी। वह घड़ी को स्वाति के हाथ में से लेकर उसे देखने लगती है और उससे पूछती है, क्या ये घड़ी सच में उसी की है? स्वाति बोलती है, हाँ दादी, ये उन्हीं की है। विहान भैया को जब मैंने पहली बार देखा था तब भी उन्होंने ये घड़ी पहनी हुई थी। दादी स्वाति को मार्केट जाने के लिए बोलकर जल्दी से अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर एक छोटा सा तिजोरी खोलकर देखती है, उसमें भी ठीक वैसा ही लेडीज वॉच था, उसी कंपनी का जैसा विहान ने छोड़ा था।
दादी दोनों घड़ी को अपने हाथ में लेकर उन्हें देखते हुए बोलती है, इसका मतलब वो उन्हीं के परिवार का है, उन्हीं के खानदान का है। दादी की आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। फिर उन्होंने दोनों घड़ियों को उसी छोटे तिजोरी में रख बंद कर दिया। कहां चला गया था विहान? दादी को घड़ी देखकर क्या पता चल गया कि वह इतना गुस्सा हो गई थी, और उनके पास विहान के जैसे ही घड़ी कहां से थी? क्या लगता है आपको क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विहान के रोमांचक सफर में आगे जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ विहान, जो कि सुबह 4 बजे ही ढाबे से निकल गया था, एक बड़े से बिल्डिंग के सामने खड़ा था। बिल्डिंग 30 मंजिला थी और उस पे लिखा था बॉडीगार्ड टेलीकॉम। वह अंदर जाता है तो रिसेप्शन पर एक लड़की विहान को ग्रीटिंग करती है, हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? विहान बोलता है, आई एम सीकिंग फॉर अ जॉब। ऑन yesterday's newspaper, I have seen your advertisement that your company is hiring new batch of bodyguard. I'm here for apply for that post. रिसेप्शन वाली लड़की ओके सर बोलकर एक फॉर्म उसे देते हुए बोलती है, आप पहले उसे भर दीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। विहान फॉर्म को फिल करके रिसेप्शन पर जमा कर देता है। कुछ समय बाद विहान एक रूम में जाता है। उसके साथ 10 लोग और थे वहां उस रूम में। बहुत सारी मशीन भी थी। वहां एक एक करके सभी का हाइट मेजर किया गया। विहान की हाइट 6 फुट 2 इंच, वेट 85 kg, एवरेज रनिंग स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड, जंपिंग हाइट 2.5 मीटर, लॉन्ग जंप 8 मीटर, और ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट लिए गए। विहान के रिजल्ट देख सब चौंक जाते हैं। उसके जितने भी रिकॉर्ड आए थे वो सब तो कोई एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं कर सकता था। एग्जामिनी भी बहुत ज्यादा हैरान था। विहान के जैसे रिजल्ट आए थे, वो तो बॉडीगार्ड बनने के लिए एकदम परफेक्ट था। फिटनेस और सारे टेस्ट खत्म होने के बाद उन सबके पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था वो सब डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते थे। इसमें आपको नॉर्मल बॉडीगार्ड के रूप में सर्व करना पड़ेगा, जिसकी सैलरी यही कोई 20 से 30 हजार के आसपास होगी, और इसमें कंपनी कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। दूसरे ऑप्शन में आप 2 महीने की ट्रेनिंग लेकर सर्व कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आप वीवीआईपी लोगो और गवर्नमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है, या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन को गॉड कर सकते हैं। इसकी सैलरी 1.5 से 3 लाख तक हो सकती है। इसमें आपको एक मिनी पिस्तौल अलॉट किया जाएगा, जो आप ऑन ड्यूटी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन थोड़ा अलग था। असल में ये आपको बॉडीगार्ड बनाने के लिए नहीं कराया जाएगा। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का ट्रेनिंग पैटर्न होगा, पूरे 6 महीने के लिए। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको 3 टास्क असाइन किया जाएगा। अगर आपने तीनों को 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर लिया तो आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आप असैसिनेशन का काम भी कर सकते हैं, और इसमें सैलरी काम करने वाला खुद तय कर सकता है। तीनों ऑप्शन जानने के बाद विहान तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता है। विहान के साथ में एक और आदमी इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। सिलेक्शन होने बाद सबको एक एक कमरा दे दिया जाता है। विहान भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है और खुद से ही बोलता है, कुछ भी करके मुझे ये टेस्ट पास करना ही है। स्वाति और दादी को याद करके बोलता है, होप दे विल हैप्पी एंड फाइन। केवल 2 महीने ही साथ रुककर विहान उनके काफी घुल मिल गया था। उसे भी आते वक्त थोड़ा अजीब लगा कि कम से कम उनसे एक बार मिल तो लेता, लेकिन वह जानता था कि दादी तो मान जाती, लेकिन वह स्वाति को नहीं समझ पाता, और वह उसके सामने से रोते हुए नहीं देखना चाहता था, और खासकर वह उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। अगले दिन सुबह उठकर वह अपने ट्रेनिंग रूम में चला गया था। कुछ देर के बाद वहां दूसरा आदमी भी आ जाता है, जिसने विहान के साथ तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया था। विहान उसको देखकर बोलता है, हाय, मेरा नाम विहान है। वह आदमी भी विहान से हाथ मिलाते हुए बोलता है, मैं राहुल हूँ, और मैं बिहार से हूँ, और तुम कहां से हो? विहान भी उससे हाथ मिलते हुए बोलता है, मैं मुंबई से हूँ। इस पर राहुल अपना सर हिला देता है। दोनों अभी भी बात ही कर रहे थे कि तभी वाह पर उनका ट्रेनर आ जाता है और उनसे बोलता है, मैं आप लोगों का ट्रेनर अभिजीत हूँ, और आज से पूरे 3 महीने के लिए आप लोग मेरे निगरानी में रहकर काम करेंगे। आपके ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी रूल्स हैं जो कि आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। आप दोनों में से अगर कोई भी रूल ब्रेक करेगा तो उसे पनिशमेंट और एक्स्ट्रा टास्क करना पड़ेगा। पहला, आज और अभी से आप लोग अपना खाना खुद बनाकर खाएंगे। दूसरा, आज के बाद स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करेंगे।
तीसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में रहनी चाहिए। चौथा, मेरे इंस्ट्रक्शन को आप बिना किसी सवाल के फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंड? दोनों एक साथ यस सर बोलते हैं। तो ठीक है, आज से पूरे 1 महीने के लिए आपको केवल इस ग्राउंड का चक्कर लगाना है, पूरे 12 घंटों के लिए, और आपको हर 4 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। आप केवल 4 घंटों के लिए ही सोएंगे और बाकी के बचे 6 घंटे आप जिम में बिताएंगे। तो फिर आपके पास अगर कोई भी सवाल नहीं है तो अभी से 15 मिनट बाद आप अपना ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अभिजीत की बात सुनकर दोनों सोचते हैं, क्या हमें कुछ पूछना भी था? लेकिन क्या अभी कुछ देर पहले ही इस आदमी ने हमसे ये नहीं बोला कि अगर हम इससे कुछ भी पूछेंगे तो ये हमें पनिशमेंट देगा? विहान तो ट्रेनर की बात सुन की केवल उन्हें 4 घंटों के लिए ही सोना है और डेली वर्क एंड रिलैक्स होने के लिए केवल 2 घंटे ही है। कुल मिलाकर 24 घंटों में केवल 6 घंटों के लिए आराम और बाकी के 18 घंटे काम। ये कहां फंस गया मैं? वह राहुल की तरफ मुड़ता है तो उसका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। वह हैरान होते हुए विहान से बोलता है, ये कैसा ट्रेनिंग है? मुझे तो लगा था कि गन शूटिंग और बॉडी बिल्डिंग सिखाएंगे, लेकिन केवल दौड़ना है। विहान उससे बोलता है, अच्छा है भाई, अब खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते, और तो और ट्रीटमेंट भी खुद ही करना पड़ेगा। चलो लगते हैं काम पर। क्या विहान ट्रेनिंग पूरा कर पाएगा या बीच में ही छोड़कर भाग जाएगा? विहान के रिजल्ट इतने अच्छे कैसे आए थे? क्या वह पहले मार्शल आर्ट करता था? क्या लगता है क्या होंगे इन सवालों के जवाब? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कहानी को आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विहान के रोमांचक सफर में आगे जारी रहेगा। विहान और राहुल दोनों ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे। ग्राउंड 3 किलोमीटर का था। 2 राउंड एक चक्कर पूरा करने में उन्हें 15 मिनट का समय लग रहा था। ये उन दोनों का सेकंड क्वार्टर था, मतलब दोनों ने फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 4 घंटों के लिए दौड़ पूरी कर ली थी और अगले 4 घंटों के लिए दौड़ रहे थे। विहान राहुल से पूछता है, तुम थक तो नहीं गए? राहुल बोलता है, अभी कहां, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट रनिंग स्टार्ट किया है। विहान भी बोलता है, हाँ, मुझे तो लग रहा है कि अभी तक मैं केवल चल ही कर रहा था, दौड़ तो अब रहा हूं। 3 घंटे बाद विहान के शरीर से बहुत पसीना निकल रहा था और वह जोर जोर से सांस लेने लगता है। अब उससे एक भी कदम आगे नहीं रखा जा रहा था। विहान पीछे मुड़कर राहुल को देखता है तो वह उसे पीछे नजर नहीं आता। वह अब और खुद को नहीं संभाल पाता और एक धम के साथ जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद वह फिर एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो राहुल भी 2 किलोमीटर पीछे ही जमीन पर गिरा हुआ था। दोनों की आंख ग्राउंड पर ही लग जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। अगली सुबह बहुत जोर से अलार्म बजने की आवाज आती है तो विहान की नींद खुलती है। विहान जाकर राहुल को भी जगा देता है। फिर दोनों जल्दी से फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद विहान खुद के लिए लाइट ब्रेकफास्ट बनाता है और जिम के लिए निकल जाता है। जिम में जाते वक्त विहान ध्यान देता है कि उसका पैर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था। जिम में ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद विहान राहुल को खोजने लगता है। आधे घंटे बाद ही राहुल भी जिम में आ जाता है। राहुल हल्का लंगड़ा कर चल रहा था। विहान राहुल की ऐसी हालत देखकर हंसते हुए उससे बोलता है, क्या हालत है राहुल भाई, तबीयत तो सलामत है ना? राहुल भी समझ जाता है कि विहान उसकी फिरकी ले रहा है, इसलिए वह जानबूझकर उसके पैरों पर गिर जाता है। फिर जल्दी से खड़ा होकर बोलता है, अरे सॉरी, चोट तो नहीं लगी ना विहान भाई? ऐसे ही नोक झोंक में 6 घंटे निकल जाते हैं और उनके वापस से दौड़ने का टाइम हो जाता है। आज दोनों में से कोई भी नीचे नहीं गिरा और दोनों ने ही अपने तीनों क्वार्टर यानी कि पूरे 12 घंटों के लिए दौड़ पूरी की थी। दोनों की स्ट्रेंथ और स्टेमिना हर दिन के साथ इंप्रूव होती जा रही थी। आज 14 दिन के बाद अभिजीत दोनों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कड़क आवाज में बोलता है, स्टार्ट। सुनते ही दोनों तेज दौड़ने लगते हैं। विहान राहुल से बोलता है, क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? राहुल उससे बोलता है, बहुत, पर तुमसे पहले तो मैं ही पहुंचूंगा और रेस जीतूंगा। इतना बोलकर वह विहान से आगे निकल जाता है। उसको जाते देख विहान एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, आज तक मैं कोई रेस नहीं हरा तो ये खो क्या चीज है, और अपनी फुल लिमिट से दौड़ने लगता है और पलक झपकते ही वह राहुल से बहुत आगे निकल जाता है। ग्राउंड का एक चक्कर पूरा होते ही दोनों रुक जाते हैं। अभिजीत दोनों को अपने पास बुलाता है
और दोनों का रिकॉर्ड टाइम उन्हें दिखता है। विहान का 5 मिनट था और राहुल का 5 मिनट आया था। दोनों ने लगभग आधे से भी कम समय में ग्राउंड का चक्कर पूरा किया था। अभिजीत बोलता है, काफी नहीं है, आप दोनों को अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आज से आप लोग 14 घंटों के लिए दौड़ेंगे और जिम में 2 घंटा कम बिताएंगे। अभिजीत की बात सुन दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं, मानो बोल रहे हो, इस खड्डूस के पास केवल हमारे नींद हराम करने के ही आइडिया होते हैं। राहुल धीरे से विहान से बोलता है, ये जब भी आता है कुछ ना कुछ बुरा ही होता है हमारे लिए। उसकी बात सुन विहान बोलता है, क्यों डर लग रहा है बच्चे को? फिर दोनों जोर जोर से एक साथ हंसने लगते हैं। 3 महीने बाद विहान और राहुल दोनों किसी फॉरेस्ट में आ गए थे। उन्हें यहां पर शूटिंग प्रैक्टिस और लिव इन एडवर्स कंडीशन के ट्रेनिंग के लिए लाया गया था। ब्रावो, जो कि दोनों का नया ट्रेनर था, वह काफी हटाकटा और उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। पिछले 3 महीने में दोनों ने अभिजीत के साथ पूरे फिजिकल बॉडी और फिजिकल स्टेट पर काम किया था। विहान का रनिंग समय रिकॉर्ड 1 मिनट में 3 किलोमीटर का था और वहीं राहुल का रिकॉर्ड 4 मिनट में 3 किलोमीटर का था। दोनों ने और भी बहुत सारी ट्रेनिंग की थी, जैसे ब्रीदिंग स्टेप इन वाटर विहान, जो कि 40 मिनट तक, तो राहुल 15 मिनट तक पानी में सांस रोक सकता था। दोनों की बॉडी इतनी टफ हो गई थी कि नॉर्मल वेपन से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ब्रावो दोनों को पहले गन और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताकर उन्हें एक एक पिस्टल दे देता है और एक स्टैंड बोर्ड पर निशाना लगाने को बोलकर दोनों की बॉडी मूवमेंट देखने लगता है। गन फायर करने के बाद रिकॉइल भी होती है और अगर गन हैवी हो तो उसके इंपैक्ट से शोल्डर डिसलोकेशन भी हो सकता है। ब्रावो दोनों को अलग अलग गन कैसे पकड़कर फायर करते हैं, यही सब बता रहा था। ब्रावो दोनों को बहुत अच्छा लगा। वह अभिजीत जितना स्ट्रीट और खड़ूस नहीं था। वहीं बजाज मेंशन में एक बूढ़ा आदमी जो 60 साल का लग रहा था, पर उसकी आंखों में दुनिया की समझदारी झलक रही थी और उसकी मौजूदगी किसी चट्टान जैसी थी। वह किसी से बोलता है, अब कहां है वह? सामने वाला आदमी जो कि सर झुकाए हुए खड़ा था, उसकी बात सुनकर जल्दी बोलता है, विहान सर अभी किसी बॉडीगार्ड टेलीकॉम कंपनी में कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति उससे बोलता है, ठीक है, उस पर नजर रखो और हाँ, एक बात याद रहे, उसे पता नहीं चलनी चाहिए कि उसके परिवार से कोई उस पर नजर रख रहा है। फॉरेस्ट में विहान और राहुल क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। कौन है ये बूढ़ा आदमी जो विहान पर नजर रख रहा है और क्या रिश्ता है विहान का बजाज परिवार से? क्या लगता है आप सभी को? क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए। हमारे साथ विहान के रोमांचक सफर में आगे जारी रहेगा। सामने वाला आदमी सर झुकाए बोलता है, जी सर, हम ध्यान देंगे, और वहां से चला जाता है। वही 2 महीने बाद ब्रावो, जो कि अंगूर का को हवा में उछाल रहा था, विहान और राहुल दोनों ने एक एक गन पकड़ी हुई थी और ऊपर से गिरते हुए अंगूरों पर निशाना लगा रहे थे। विहान, जिसने अभी तक एक भी अंगूर मिस नहीं किया था, राहुल से बोलता है, लगता है आज तुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। राहुल उसकी बात सुनकर बोलता है, हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बाहर इतने सारे तो अंगूर पड़े हैं, जमीन पर इन्हें ही खा लूंगा। विहान और राहुल अच्छे दोस्त बन गए थे। राहुल बिहार से था और उसके साथ केवल उसकी एक छोटी बहन थी जो कि 17 साल की थी और जयपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। विहान ने राहुल को अपने बारे में केवल यही बताया था कि वह एक अनाथ है और उसे दादी और स्वाति के बारे में भी बताया था। ब्रावो जब उनके शूटिंग से सेटिस्फाई हो जाता है तो उनके पास आकर बोलता है, बहुत बढ़िया, अब मुझे लगता है कि 10 में से 9 गोली तो अपने टारगेट को हिट जरूर करेगी। अब बचे हुए 1 महीने में तुम दोनों को स्नाइपर और बम बनाने और चलने के बारे में ट्रेन होना है, तो आज के दिन खूब मजे करो। अगले दिन ब्रावो ने दोनों को एक एक बम बनाने का इंस्ट्रक्शन देकर उन्हें बम बनाने को बोलता है। विहान आराम से बम बना रहा था तो राहुल उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या भाई डर गया क्या, जो कांपते हुए हाथ से बम बना रहा है? ये देख, मैंने तो बना भी लिया, चल चेक करते हैं कितना आवाज करता है। विहान बोलता है, अरे पटाखा नहीं बनाना, बम बनाना है, ये आवाज के साथ डैमेज भी करता है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि राहुल की बम का टाइम शुरू हो जाता है। 5 और 4, 3, 2, 1। जैसे ही लास्ट वीप की आवाज आती है, एक फुस की ध्वनि के साथ दोनों के आसपास काला धुआं फैल जाता है। कुछ देर बाद जब धुआं साफ होता है तो विहान देखता है कि
राहुल का पूरा चेहरा काला हो गया। वो ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। राहुल भी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। राहुल विहान से बोलता है, आज तो काफी सुंदर लग रहे हो भाई। विहान भी उससे यही बोलता है। तभी ब्रावो वहां आता है तो वह भी दोनों को देखकर हंसने लगता है और दोनों को अपना चेहरा साफ करने को बोलकर उनके लिए एक स्नाइपर बनाने के लिए सामान लाता है। विहान और राहुल जब दोनों देखते हैं कि ब्रेव एक स्नाइपर बना रहा है तो दोनों ध्यान से उसे देखने लगते हैं। ब्रावो दोनों को एक मजल दिखाते हुए बोलता है कि यह मजल है और लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस के हिसाब से इसे एडजस्ट करना होता है। अभी मैं जिसके लिए कर रहा हूं वह मिड रेंज के लिए है। ये लो दोनों और मेरे पीछे आओ। ब्रावो दोनों को लेकर खुले मैदान में जाता है जहां पर केवल झाड़ियां थी और वहां पर एक हिरणों का झुंड भी था। ब्रावो दोनों को एक स्नाइपर देकर एक एक हिरण को शूट करने को बोलता है। राहुल जल्दी से एक स्नाइपर लेकर शूट कर देता है, लेकिन गोली हिरण को लगने से पहले एक पैंथर के पैर में लग जाता है। यह देखकर ब्रावो दोनों को बोलता है, हरी अप, मूव फ्रॉम हियर। चलो जल्दी भागो दोनों यहां से। राहुल जब कुछ दूर आ जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है तो विहान उसको कहीं नजर नहीं आता है। ब्रावो भी इधर उधर देखता है तो विहान कहीं नजर नहीं आता। जैसे ही वह दोनों विहान को खोजने के लिए आगे जाते हैं, विहान अपने कंधे पर एक पैंथर का बच्चा लेकर उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। दोनों ये देख कि विहान तो उसी पैंथर को ला रहा है जिसके पैर में गोली लगी है। ब्रावो जल्दी से विहान के पास जाकर बोलता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम इसे यहां क्यों लेकर आ गए? अब इसके फैमिली वाले इसका ब्लड स्मेल करके हमें ढूंढ लेंगे। विहान ब्रावो की बात सुनकर उससे बोलता है, हाँ ढूंढ सकते थे, पर अब नहीं, शायद अब इसका कोई फैमिली नहीं है। जब मैं इसके पास गया तो ये किसी पैंथर के पास बैठकर उसके बॉडी को चाट रहा था। हो सकता है कि वह उसकी मदर हो। उसकी बात सुनकर ब्रावो और राहुल दोनों वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि यहां पर सच में एक फीमेल पैंथर थी जो कि शायद मर गई थी। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया था। कुछ ही देर में विहान भी उस पैंथर के बच्चे का फर्स्ट एड करके वहां पर वापस आ जाता है। विहान उन दोनों से बोलता है, हमें इस पैंथर को झाला देना चाहिए। फिर तीनों लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं और फिर उन लकड़ियों का एक चबूतरा बनाकर उस पर उस फीमेल पैंथर को रख जाला देते हैं। तीनों उसे आखिरी बार प्रणाम करके वापस अपने कैंप में आ जाते हैं। कैंप में राहुल पैंथर के बच्चे को मीट खिला रहा था तो विहान उसके जख्मों पर अच्छे से पट्टी कर रहा था। पैंथर का बच्चा अभी ज्यादा बड़ा नहीं था। साइज में वह अभी किसी बिल्ली जितना बड़ा था। ब्रावो दोनों को पैंथर के बच्चे के साथ देखकर बोलता है, जब ये ठीक हो जाएगा तो हमें इसे जंगल में छोड़ना होगा। राहुल बोलता है, नहीं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। विहान भी ब्रावो से बोलता है, हाँ, ये तो अभी बच्चा है और अब तो इसकी फैमिली भी नहीं है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये तो बिना कुछ किए ही मर जाएगा। दोनों के बहाने सुनकर ब्रावो समझ जाता है कि दोनों इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर भी वह बोलता है, जंगल का यही नियम है, जो ताकतवर होता है वही राज करता है और कमजोर को हमेशा दबकर रहना पड़ता है। और ये तो पैंथर का बच्चा है, तो हम कैसे इसे अपने साथ रख सकते हैं? इतना बोलकर वह उन दोनों की तरफ मुता है कि शायद उन दोनों पर इस ज्ञान भरी बातों का कुछ असर हुआ होगा। लेकिन दोनों को पैंथर के बच्चे के साथ खेलता देखकर उसके आंख बाहर आ जाते हैं और वह खुद से ही बोलता है, मेरी ही गलती है, मैंने इन दोनों को इतना डील दिया है, लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। क्या राहुल और विहान उस पैंथर के बच्चे को वापस जंगल में छोड़ देंगे या अपने पास ही रखेंगे? क्या करने वाला था ब्रावो विहान और राहुल के साथ उन्हें सबक सिखाने के लिए? क्या लगता है आपको, क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ विहान के रोमांचक सफर में। आगे जारी रहेगा। आज विहान और राहुल दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। राहुल विहान से बोलता है, आज कोई काम वाम नहीं करेंगे, आज तो पार्टी होगी पार्टी। विहान भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर दोनों ब्रावो के पास जाते हैं तो ब्रावो दोनों को देखकर खुश हो जाता है और खुद से ही बोलता है, आज की पार्टी तो तुम दोनों को बहुत याद रहेगी। फिर उनके कुछ बोलने से पहले ही उनसे बोलता है, मैं क्या सोच रहा था कि आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है मेरे साथ,
तो आज क्यों ना पार्टी करते हैं? क्या बोलना है तुम दोनों का? विहान और राहुल तो उसकी बात सुनकर बोलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ब्रावो दोनों को बोलता है, तो फिर ठीक है, जाओ जाकर पार्टी की तैयारी करो, मुझे कुछ काम है, मैं वो पूरा करके जल्दी ही आता हूं। ब्रावो के जाने बाद राहुल विहान से बोलता है, आज के बाद इस जेल से हमारी छुट्टी और फिर हम आजाद। विहान उसकी बात को इग्नोर करके पेंथर के बच्चे के पास जाता है, जिसका नाम दोनों ने मिलकर ब्लैकी रखा था। विहान ब्लैकी से बोलता है, क्यों ब्लैकी, आज तो राहुल कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। ब्लैकी विहान को देखकर जल्दी से उसके ऊपर चारेच जाता है और उसके कंधे पर बैठकर उसके फेस को अपने जीभ से चाटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रावो जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था और गड्ढा खोदने के बाद वह उसमें मधुमक्खी का एक छत्ता रख देता है। फिर उसके बाद उस गड्ढा को अच्छी तरफ से सूखी लकड़ियों और पत्तों की मदद से कवर कर देता है। शाम को जब ब्रावो उन दोनों के लिए पूरी तैयारी करके वापस कैंप पर आ जाता है, कैंप पर आकर ब्रावो देखता है कि दोनों ने आज बहुत मेहनत से पार्टी के लिए बहुत कुछ बनाया था, और तो और बम बनाने वाले सामान से सेलिब्रेशन करने के लिए फायर क्रैकर भी बनाया है। फिर चारों मिलकर खूब मजे से खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। फायर क्रैकर की आवाज को सुनकर ब्लैकी बहुत डर गया था और वह विहान की गोद में जाकर छुप गया था। पार्टी खत्म होने के बाद ब्रावो दोनों को अपने पास बुलाता है और उनसे बोलता है, लगता है कि मैंने अपना कुछ सामान जंगल में ही छोड़ दिया है, तुम दोनों एक काम करो, जाओ और उसे लेकर आओ। उसकी बात सुनकर दोनों चले जाते हैं। रास्ते में विहान राहुल से बोलता है, यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ब्रावो सर तो कभी अपना कोई सामान बाहर नहीं भूलते थे, पर आज। उसकी बात सुनकर राहुल बोलता है, तुम अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाना बंद करो, शायद पार्टी की वजह से जल्दी जल्दी में वापस आने के कारण से वह सच में आज अपना सामान ले आना भूल गए होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। विहान आगे कुछ बोलने को हुआ था कि इतने में दोनों एक साथ किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, और तो और उस गड्ढे में कुछ मधुमक्खियां भी थीं। उन मधुमक्खियों के काटने से ज्यादा दर्द नहीं होता था, पर आदमी 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाता था। जैसे ही मधुमक्खियां उन्हें कटती है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि जिस गड्ढे में दोनों गिरे थे उसे किसी ने खोदकर बनाया था। दोनों को समझते देर नहीं लगती कि यह काम किसका है, और वो लोग ब्रावो की खुशी देखते हैं तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि पक्का वह इसी ने किया था। आखिर दोनों ने इस पूरे 3 महीने उसे बहुत परेशान जो किया था। ब्रावो भी दोनों को फ्रेंड जैसा ही मानता था। उसने कभी दोनों को किसी कड्डी टीचर्स इंस्ट्रक्टर जैसा ट्रीट नहीं किया था। दोनों जब वापस कैंप में आते हैं तो ब्रावो ब्लैकी के साथ खेल रहा था। दोनों जाकर ब्रावो के गले लग जाते हैं। ब्रावो तो दोनों का ऐसे गले लगने से थोड़ा डर जाता है। उसको लगता है कि दोनों जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। लेकिन जब कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोलते हैं तो वो भी कुछ नहीं बोलता और इमोशनल ही जाता है। थोड़ी देर बाद वह बोलता है, ठीक है अब छोड़ो मुझे, तुम दोनों आज जाना भी है तुम्हें। ब्रावो को अलविदा बोलकर दोनों वापस दिल्ली आ जाते हैं। विहान राहुल से बोलता है, तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? राहुल उससे बोलता है, पहले तो यहां से अपने बहन के पास जाऊंगा और फिर क्या तेरे साथ ही काम करूंगा। वैसे तू करने क्या वाला है? मैं तो जल्दी से अपना तीनों टास्क पूरा करके दादी और स्वाति के पास जाऊंगा, फिर किसी काम के बारे में सोचूंगा। विहान ने ब्लैकी को ब्रावो के पास ही छोड़ दिया था। वह उसे बाद में लेने वाला था, जब वह अपने काम के झंझट से हट जाए तब, और ब्रावो ने भी इसके लिए हाँ बोल दिया था। जब विहान और राहुल बॉडीगार्ड टेलीकॉम पहुंचते हैं तो वहां पर अभिजीत दोनों को एक कमरे में लेकर जाता है। वहां पर 4 लोग पहले से ही मौजूद थे। चारों अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं, स्वास्तिक कुमार बॉडीगार्ड टेलीकॉम का सीईओ, विजय राज रॉव का चीफ, पूजा हेगड़े देश की डिफेंस मिनिस्टर, शंकर महाजन फॉरेन मिनिस्टर। राहुल चारों लोगों को देखकर शॉक हो जाता है। वहीं विहान को इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मानो वे चारों उसके लिए कोई बड़े आदमी नहीं है। फिर भी दोनों चारों को ग्रीट करते हैं। स्वास्तिक दोनों को बैठने के लिए बोलता है। सामने रखे चेयर पर दोनों बैठ जाते हैं। फिर स्वास्तिक उनसे बोलता है, आप दोनों ने अपने ट्रेनिंग में जो रिकॉर्ड बनाया है, जब मैंने गवर्नमेंट से बात की तो उन्होंने भी आप दोनों को एक मौका देने के बारे में सोचा है। क्या बात की है स्वास्तिक ने गवर्नमेंट से? राहुल और विहान के बारे में गवर्नमेंट के इतने बड़े ऑफिशियल क्या क्यों मिलने आए थे दोनों से? क्या लगता है आपको, क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
विहान के रोमांचक सफर में आगे जारी रहेगा। आगे। तभी विजय बीच में ही बोलता है, हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे दिए हुए मिशन को पूरा कर दिया तो गवर्नमेंट आप लोगों को स्पेशल अफसर के रूप में ले सकती है। दोनों स्पेशल अफसर का नाम सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों को उनकी बात ना समझता देख पूजा बोलती है, देखिए, स्पेशल अफसर हम उसे बोलते हैं जिसके पास एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है। स्पेशल अफसर का काम कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता है। बाकी दुनिया के लिए वो लोग केवल एक सिंपल आर्मी मैन होते हैं। आपके टास्क पूरा होने के बाद आप दोनों को भी आर्मी में लेफ्टिनेंट का पोस्ट दे दिया जाएगा, पर उसके साथ ही आप लोग स्पेशल अफसर भी अपॉइंट किए जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप स्पेशल अफसर बनना चाहते हैं या नहीं। उनकी बात सुनकर विहान उनसे पूछता है, स्पेशल अफसर के रूप में हमें कौन कौन सा काम करना होगा और हम रिपोर्ट किसे करेंगे और हम ये पोस्ट छोड़ सकते हैं या नहीं। विजय उनसे बोलता है, काम के बारे में तो हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, आप लोग डायरेक्ट हम तीनों को रिपोर्ट करेंगे और हमसे नीचे सारे लोग आपके ऑर्डर फॉलो करेंगे। और एक बार स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होने के बाद आप उस पोस्ट से रिजीन नहीं कर सकते हैं। आप एक तरह से मानिए तो रॉ, डिफेंस और फॉरेन तीनों को एक साथ लिंक करने के लिए हम एक अफसर को ढूंढ रहे हैं, या बोलिए कि हमें सख्त जरूरत है। और हाँ, आपका ये टास्क पूरा करना तो एक शुरुआत है। ये पास करने के बाद आपको फिर से ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, कम से कम 1 साल के लिए। और तब तक हम भी एक न्यू सिस्टम ऑन ए फोर्स तैयार कर लेंगे जो होगा RDF, और आपको उसका चीफ बना दिया जाएगा। और हाँ, आपको खुद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो आपको अपनी पोस्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर विहान बोलता है, देखिए, मुझे और मेरे बातों को गलत मत समझिएगा। पहली बात तो ये, आप काम के बारे में नहीं बता रहे हैं और 1 साल का समय भी मांग रहे हैं। दूसरी बात, मुझे गवर्नमेंट और उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। विहान ने अब तक ना जाने कितने ही देश के गवर्नमेंट को फेस किया था और उसे पता था उनकी आदत क्या होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, देश के लिए आप मुझे बेझिझक बुला सकते हैं। मैं बिना एक सवाल के काम करूंगा। विहान की बात सुनकर तीनों तो पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक साथ ही क्लैप करने लगते हैं। बहुत बढ़िया, हमें किसी ऐसे ही आदमी की खोज थी। पूजा बोलती है, आपने जो हिम्मत और हाजिर जवाबी दिखाई है, इसलिए ही तो हम आप दोनों को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट करने के लिए आए हैं। आप एक बार और सोच लीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। ये कोई मामूली नौकरी या पोस्ट नहीं है। इस पोस्ट में इतना पावर है कि आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं होंगे। विहान उनकी बात सुनकर बोलता है, नहीं, मुझे पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आपके ऑफर के लिए थैंक यू। फिर वह राहुल की तरफ मुड़ता है तो राहुल उससे बोलता है, मेरे तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। विहान उसे समझाते हुए बोलता है, देख, ऐसी बात नहीं, यही कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं या फिर नहीं करना चाहता। अभी के लिए तू बस इतना समझ ले कि मेरी कोई मजबूरी, या यूं कहे कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसे हैं कि मैं ये चाहकर भी नहीं कर सकता हूं। मेरी विरासत ने मुझे कुछ ऐसे जंजीरों से बंद कर रखा है कि मैं अपने मन की नहीं कर सकता हूं। राहुल को उसकी कुछ ही बातें समझ आती है, फिर भी वह बोलता है कि हाँ, तो हम दोनों मिलकर उन जिम्मेदारियों को उठा लेंगे। तू मुझे बता। विहान उससे पूछता है कि तुझे मुझ पर भरोसा है कि नहीं। राहुल बोलता है, सबसे ज्यादा। तो फिर बस इतना समझ ले कि अभी वक्त नहीं आया है। जब वक्त आएगा तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। विहान की बात मानकर राहुल चीफ बनने के लिए मान जाता है। फिर विहान तीनों से बोलता है, मैं तो आपके साथ नहीं आ सकता, पर राहुल जो मेरा छोटा भाई है वो आपके साथ जा रहा है, और मुमकिन हुआ तो वह जरूर चीफ भी बन जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोल देना चाहता हूँ कि जिस हालत में मैं आज इसे आप लोगों को दे रहा हूँ, 1 साल बाद मुझे यह इसी हालत में चाहिए। अगर इसे कुछ हुआ तो उसकी कीमत आपकी सरकार नहीं चुका पाएगी। विहान की बात सुनकर तीनों फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर खुद से ही बोलते हैं, ये अपने आप को समझता क्या है जो कि कुछ भी बोले जा रहा है। पूजा विहान से बोलती है, तुम हम सब पर भरोसा कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ तो राहुल उसकी बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और विहान के गले लग जाता है। दरअसल जब विहान और राहुल ब्रावो के पास थे तो ब्रावो उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होने के बाद रात में हमेशा लिमिटेड ड्रिंक करने के लिए देता था। विहान तो ड्रिंक नहीं करता था, पर राहुल को ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब ब्रावो किसी काम से शहर गया था तो उस दिन राहुल की तो लॉटरी ही लग गई थी
और उसने खूब जमकर ड्रिंक की। और उसके बाद राहुल अपने होश में नहीं रहा और विहान से बोलता है, तू मुझे सच बता, तू कोई अनाथ वनाथ नहीं है ना मेरे भाई? विहान तो उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सोचता है और बोलता है, हाँ मैं अनाथ कहाँ हूं, तू है ना मेरे साथ? राहुल उससे दूर हटते हुए बोलता है, देख तू मुझे अपना मत बना, मेरा अब इस दुनिया में सिर्फ मेरे बहन के अलावा और कोई नहीं है। तुझे पता है मेरा भी एक परिवार था, पर उस हरामी ने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारी दुनिया उजाड़ दी उसने। तुझे पता है मैंने तुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं अनाथ हूं? हमारी भी एक हंसती खेलती छोटी सी दुनिया थी, पर उसने सब खत्म कर दिया। इतना बोलने के बाद वो जोर जोर से रोने लगता है। विहान को भी नहीं समझ आ रहा था कि वह उससे क्या बोले। फिर वह राहुल को गले लगाते हुए बोलता है, तू चुप हो जा, मैं हूं ना तेरा भाई। लेकिन उसे चुप नहीं करता और जी भर के रोने देता है। राहुल को लगा था उस दिन विहान ने उसे चुप करने के लिए बोला था कि वह उसका भाई है, पर आज जो कुछ वो देख रहा था उसके बाद वो फिर से इमोशनल हो गया था। कौन सी विरासत की बात कर रहा था विहान जिसने उसे बांध रखा है? कहीं यही कारण तो नहीं है ना विहान के घर छोड़ने का? और किसने राहुल के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया? क्या लगता है आपको क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ विहान के रोमांचक सफर में। आगे जारी रहेगा। राहुल तीनों के साथ जाने से पहले विहान को बोल देता है कि जयपुर जाकर एक बार उसकी बहन से जरूर से मिल ले। विहान भी उसको बोलता है कि वो जल्द ही जाकर उसकी बहन से मिलेगा। फिर विहान अभिजीत के पास जाकर उससे अपना टास्क पूछता है और वहां से चला जाता है। आज विहान पूरे 6 महीने बाद खुले आसमान में आया था, फिर भी उसके आंखों में कोई भाव नहीं दिख रहे थे। ये अब पहले वाला विहान नहीं रहा था, वह अब काफी बदल गया था। उसका शरीर लोहे जैसा फौलाद और उसकी प्रेजेंस किसी विशाल पर्वत जैसा हो गया था। देखने में वह पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया था। बस एक कमी थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती तो वह परफेक्ट हो जाता। पहले तो वह दादी और स्वाति के पास जाना चाहता था, पर बहुत तेज भूख लगने की वजह से वह किसी रेस्टोरेंट में चला जाता है। रेस्टोरेंट में जाकर उसके बैठते ही एक वेटर उसके पास आता है। उससे पूछता है कि आप क्या लेंगे सर? विहान उसे कुछ लाइट फूड लाने के लिए बोल देता है। तभी उसके कान में एक आवाज आती है, क्या हीरो तू ज्यादा साना बन रहा है? तुझे पता भी है कि तू किसकी टेबल पर बैठा है? विहान पीछे मुड़कर केवल ठंडी नजरों से देखता है। वहां पर 4 लोग उसके पीछे ही खड़े थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वह सभी गुंडे थे। विहान उससे बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये तुम लोगों की टेबल है। कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे टेबल पर चला जाता हूं। विहान की बात सुनकर वह बोलता है, अबे चिकने तू क्या समझता है हमें? जो जब मन करेगा हमारी टेबल पर बैठेगा और जब मन करेगा यहां से चला जाएगा। लेकिन चल, तूने बोला कि तुझे नहीं पता था, तो तुझे एक मौका देते हैं। तेरे बैठने से हमारी टेबल गंदी हो गई है, तो तू जल्दी से इसे साफ कर दे और हम तुझे जाने देंगे। लोगों को भी पता चले कि धीरू भाई से पंगा लेने पर क्या सजा मिलती है। विहान उसकी बात सुनकर और ठंडी नजरों से उन सभी को देखने लगता है। वो तो यहाँ पर आराम से खाने आया था और ये 4-5 बच्चे उसे समझ क्या रहे थे? उसने तो उनके टेबल से जाने के लिए भी मान गया था। फिर भी लगता है इस धीरू भाई को कुछ ज्यादा ही चूल मची हुई है। विहान को उन सभी को घूरते देख धीरू भाई डरने का नाटक करते हुए बोलते हैं, अरे मुझे बचाओ कोई, मैं तो बहुत डर गया। लगता है ये अपनी आंखों से ही हमें मार डालेगा। और अपने पीछे के आदमियों से बोलता है, जाओ लाओ तो, इसे अपने घुटनों के बल बहुत अकड़ है। साले में वह सभी अभी आगे बढ़ने को ही हुए थे कि इतने में हड्डियां टूटने की आवाज आती है और वो चारों अपने घुटनों को पकड़े जमीन पर चिल्ला रहे थे। ये सब इतने जल्दी में हुआ था कि केवल लोगों को विहान अपने जगह से हिलता हुआ दिखाई दिया और सीधे धीरू भाई के पीछे पहुंच गया और उतने समय में ही उन चारों लोगों के घुटने भी तोड़ दिए। ये सब कुल मिलाकर 3 सेकंड से भी कम टाइम में हुआ था। धीरू भाई को तो ये सब देखकर बहुत बड़ा शौक लगा था। उसे अब विहान में यमराज नजर आ रहा था, जो पलक झपकते ही 4 लोगों की ये हालत कर सकता है, वो भी इतने दूर से। तो वह तो अब उसके ठीक पीछे ही खड़ा था। उसकी तो आत्मा भी अब कांपने लगी थी अपनी हालत के बारे में सोचकर। फिर बहुत हिम्मत जुटाते हुए वह अपनी बंदूक निकल लेता है और विहान के ऊपर पॉइंट कर देता है।
विहान उसके हाथ में गन देखकर अपनी दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डाल देता है। आले ही पल धीरू भाई की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और उसके अंगूठे से फव्वारे की तरह खून की एक धार निकलने लगती है और एकदम से उसके हाथ से गन छूट जाती है। वह हैरानी से विहान की तरफ देखने लगता है, मानो पूछ रहा हो, तुमने अब ये कैसे किया? तुम्हारे दोनों हाथ तो पॉकेट के अंदर थे ना? विहान पास की एक चेयर पर बैठ जाता है और अपनी उंगली से सबको चुप रहने का इशारा करता है। फिर बोलता है, तू काम किसके लिए करता है? धीरू भाई बोलता है, हम लोग रुस्तम भाई के लिए काम करते हैं। रुस्तम का नाम सुन विहान चौंक गया था। रुस्तम का पूरा मान रुस्तम डांगी था। पूरे दिल्ली में उसी का सिक्का चलता था। दिल्ली उसके नाम से कांपती थी। बोला जाता है कि अगर आपको दिल्ली में आगे बढ़ना है तो आपके ऊपर रुस्तम भाई का हाथ होना चाहिए। विहान धीरू भाई से रुस्तम डांगी का पता पूछकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। शाम का समय हो गया था। अब विहान जल्दी से दादी और स्वाति से मिलना चाहता था। पूरे 6 महीने में उसे उनकी एक भी खबर नहीं मिली थी और उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं था। जब उसने अपना घर छोड़ा था तब केवल उसके पास अपने कुछ कपड़ों और उस घड़ी के अलावा और कुछ नहीं था और वह वॉच भी उसने दादी को उनकी उधार चुकाने के लिए छोड़ दी थी, जबकि उसे पता था कि उसकी वॉच उसके परिवार की निशानी थी, जो कि उसके परिवार के हर आदमी के पास थी और उन्हें उसे बेचने की सख्त मनाही थी और उसे निकलने वाले को सजा जरूर मिलती थी। पर जब विहान ने उस परिवार से अपना रास्ता ही अलग कर लिया था तो उसे अब उस घड़ी की कोई जरूरत नहीं थी। विहान जल्दी से जाकर एक ऑटो ले लेता है और ऑटो वाले को सीमापुरी चलने के लिए बोल देता है। करीब 1 घंटे बाद ऑटो सीमापुरी पहुंच जाती है। विहान ऑटो वाले को उसका किराया देकर दादी और स्वाति से मिलने के लिए ढाबे की तरफ जाने लगता है। विहान जब ढाबे वाली जगह पर जाता है तो देखता है कि ढाबा वहां पर नहीं था। उसके जगह पर किसी कार का शोरूम खुल चुका था। विहान शोरूम के अंदर जाता है तो वहां का मैनेजर उसके पास आता है और बोलता है, बताइए सर, आपको किस रेंज की कार चाहिए? विहान उससे बोलता है, नहीं, मैं कोई कार लेने यहाँ पर नहीं आया हूँ। वो दरअसल मुझे पूछना था कि 6 महीने पहले यहाँ इसी जगह पर एक ढाबा हुआ करता था। मैनेजर उसको बताता है, हाँ सर, ढाबे को तो हटे हुए करीब 6 महीने ही हुए हैं। उसके बाद ही हमारा कार का शोरूम ओपन हुआ है। जाप्पा। विहान मैनेजर की बात सुनकर शोरूम से बाहर निकल जाता है। विहान खुद से ही बोलता है, लगता है दादी उधार चुकाने के बाद शायद ढाबा बेचकर कहीं दूसरी जगह पर चली गई होंगी। कहां गायब हो चुका है दादी का ढाबा? कहीं कालू सेठ ने उनके साथ कुछ किया तो नहीं है ना? और विहान रुस्तम डांगी से क्यों मिलना चाहता है? क्या विहान मिल पाएगा दादी और स्वाति से? क्या लगता है आपको क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विहान के रोमांचक सफर में आगे जारी रहेगा।